Hello students, I hope all of you are doing well and taking good care of yourself. So in today's lecture, we are going to study the topic number 2.3 of NCERT, that is solubility. So these are the topics that we are going to cover in this lecture. First is solubility. Second is solubility of a solid in liquid. Third is solubility of a gas in liquid, that is Henry's law, and then some previous year questions. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिबिलिटी. सो हियर कम्स द डेफिनेशन. सॉलिबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. सॉलिबिलिटी से हम समझते हैं कि जो हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिजॉल्व किया सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी. जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, हमने एक सॉल्वेंट लिया है गिवन टेम्परेचर, मतलब सपोज़ करिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने लिया. अब इसमें हमने एक सॉल्वेंट लिया, देन वी आर एडिंग सॉल्यूट टू इट. अब सॉल्यूट ऐड करने के बाद देखिए, जैसे ही हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करता है. ओके, एंड हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है. अब हम इस सॉल्यूशन में अगर मोर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमारे पास ये जो सॉल्यूट हमने ऐड किया वो भी डिज़ोल्व हो रहा है. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट ऐड करें और वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम अगर ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करें और वो डिज़ोल्व हो जाए इजीली एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है इसमें हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे, और अगर ये सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम और सॉल्यूट ऐड करें गिवन टेम्परेचर पे और वो डिज़ोल्व ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. जिसमें अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमने जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था वो ऐड कर दिया सॉल्यूशन में ऑलरेडी गिवन टेम्परेचर पे. ओके, हम उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते. जैसे सपोज़ कीजिए अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 14 ग्राम, तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 14 ग्राम ऐड कर चुके हैं. अब अगर हम उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा और वो अनडिज़ोल्व स्टेट में चला जाएगा. ओके, तो आई थिंक आपके पास क्लियर हो गया होगा फंडा अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन का. अब जो सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, वही आपकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है. ओके, तो अब आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन की. सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. कंडीशन है कि आपका जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको पता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो सॉल्यूट हमारा कई बार सॉल्युबिलिटी वेरी कर जाती है. ओके, सो अब एक और चीज़ है यहाँ ध्यान देने वाली कि जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम मतलब कि आपको पता है दो टर्म्स आएंगे यहाँ पे, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. अगर जो हमारा अनडिज़ोल्व सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व स्टेट में जा रहा है, मतलब हमने सॉल्यूट ऐड किया और वो डिज़ोल्व हो गया, इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन. और अगर हमारा जो डिज़ोल्व स्टेट में सॉल्यूट है वो वापस से अनडिज़ोल्व स्टेट में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो चुका होता है तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है डिज़ोल्व सॉल्यूट एंड अनडिज़ोल्व सॉल्यूट के बीच में. तो हम इसलिए जब भी अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हम एक इक्विलिब्रियम पे इसकी स्टडी करेंगे. ओके, तो यहाँ इक्विलिब्रियम जो आपका चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, वहाँ के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे. ओके, सो सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर. क्योंकि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो या ग्राम में होगा या मोल में होगा. तो जो सॉल्युबिलिटी की यूनिट है कई बार ग्राम पर लीटर भी हो जाती है, कई बार मोलर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो मोल पर लीटर भी होती है. ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड. अब जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो हम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि किस किस फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करेगी. यहाँ पे हमारा सॉलिड होगा सॉल्यूट एंड लिक्विड होगा सॉल्वेंट. सो फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगी, हमको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब कि जो आपके पोलर सॉल्यूट्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करेंगे.
पोलर सॉल्यूट्स मतलब जैसे आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हो जाता है इजीली। तो आपका जो सॉल्ट है NaCl वो आपका पोलर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। इसी तरीके से हम नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो होंगे वो डिज़ोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब नॉन पोलर सॉल्यूट्स में हो सकता है आपका नैप्थलीन, एंथ्रासिन। तो अगर हम इनको बेंजीन में डिज़ोल्व करेंगे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 उसमें डिज़ोल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट लगता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कि जिसमें सेम इंटरेक्शंस होंगे वही आपस में डिज़ोल्व करेंगे, सॉल्युबल होंगे। ओके, अब हमारा सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो जनरली टेम्परेचर सुन के हमको लगता है कि सॉल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ ही होती है, पर ऐसा नहीं है। ओके, टेम्परेचर में हमारा डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया और हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है। हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाया क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे इसकी स्टडी करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है। ओके, तो अब यहाँ पे फर्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब हमने सॉलिड में सॉल्वेंट को ऐड किया, सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड किया तो हमारे पास जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो हम हीट को डिनोट करेंगे किस तरफ में, रिएक्टेंट साइड में, और हमारा सोल्यूशन बन रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम है तो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, ली-चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड पे हीट ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर इक्विलिब्रियम जो है अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि हीट जो है वो बैलेंस हो जाए, रिएक्टेंट साइड से कम होके प्रोडक्ट साइड में चली जाए। तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है मतलब आपका सोल्यूशन ज़्यादा बनेगा, सॉलिड जो है वो ज़्यादा डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में। इसका मतलब है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है जब आपका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है जब एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमारा सेकंड केस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसका मतलब है कि जब हम सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो हमारे जो रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज़ होगी। अब हीट रिलीज़ होगी तो आप देख सकते हैं कि हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड की तरफ है। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, ये इक्विलिब्रियम ट्राई करेगा कि भी हीट को मिनिमाइज़ करे, कम करे। ओके, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और बैकवर्ड डायरेक्शन आपको पता है अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो वापस से अनडिज़ोल्व स्टेट में आए जा रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो एक्सोथर्मिक के केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ। तो आई होप आपको ये टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक ग्राफ देखते हैं और उसको समझते हैं। ये जो ग्राफ है सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर के बीच में, आप देख सकते हैं इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, KCl, NaCl इनका ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है टेम्परेचर के साथ। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है टेम्परेचर के साथ मतलब कि वो कौन से केसेस होंगे, एंडोथर्मिक के केस, एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस। ओके, यहाँ पे दो ऐसे केसेस हैं, एक है लिथियम सल्फेट एंड दूसरा है सीजियम सल्फेट। इन दोनों ही केसेस में आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, सो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब थर्ड है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे उस पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपके सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर का उस पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। एक्चुअली में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है पर थोड़ा बहुत। अगर मैं 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर को चेंज करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तो 2.3% के करीब आपकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो हम कहते हैं नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो अब हमारे पास हमने ये तीनों इफेक्ट स्टडी कर लिए हैं। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब क्या हम इसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो आपको पहले तो ये समझना है कि यहाँ पे इन्होंने सॉल्युबिलिटी की बात की है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अब हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो अब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज़ टेम्परेचर, सेकेंड इज़ नेचर ऑफ सॉल्यूट, थर्ड इज़ प्रेशर एंड फोर्थ इज़ नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
तो आप ट्राई कर रही है इस क्वेश्चन को करने का कि कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो आई थिंक आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेशर। हमने अभी अभी स्टडी किया कि जब हम किसी सॉलिड को डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड में तो उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो प्रेशर से अफेक्ट नहीं होगी। ओके, प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर सी इज़ प्रेशर। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन। वही 4 ऑप्शन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? सी, प्रेशर। ओके, तो हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा वो हमको एकदम क्लियर हो गया। क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब 100% टॉपिक तैयार है हमारा, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो जब हम सॉल्यूट ले गैस और उसको लिक्विड में डिज़ोल्व करें तो वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस इन सॉल्वेंट, कि हमने कौन सी गैस ली और कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि या फिर सुना होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डू नॉट डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर। हमें पता है वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है पर उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है। एंड अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो वाई दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज ये वाटर के साथ केमिकल रिएक्शंस करती हैं। जैसे अमोनिया वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो जो गैसेस वाटर के आपके सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शंस करेंगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा गैस पे कि कौन सी गैस है, आप किस गैस को किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं। ओके, तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिपेंड करती है। ओके, सेकंड इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अब जो हमारा, जब भी हम किसी गैस को डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में, हीट रिलीज़ होती है। और हीट रिलीज़ होने का मतलब क्या है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब कि आप का जो हीट को हम अगर एक्सोथर्मिक को शो करेंगे तो हीट जो होगी वो प्रोडक्ट साइड में लिखी जाएगी। अब आप इस पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो आप ली चैटलेस प्रिंसिपल लगा सकते हैं। ली चैटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। ओके, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? गैस किस कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब हमारा सॉल्यूट जो था वो सॉलिड था, उस केस में हमारे पास 2 केसेस बन रहे थे। पहला था एंडोथर्मिक, दूसरा था एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के, एक्सो में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। पर गैस के केस में जब हमारा सॉल्यूट जो है वो गैस है, हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। ओके, अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से जो भी आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके सोल्यूशन में, ओके, जो डिज़ोल्व थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई। तो वो क्या करेंगे? एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से वापस से अपने अनडिज़ोल्व स्टेट में चले जाएंगे, तो आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ओके, सो योर फैक्टर थर्ड, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। इफ थर्ड फैक्टर है प्रेशर। तो प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम इसे स्टडी करने के लिए क्या कहते हैं, सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में हमने नीचे जो लिया है सॉल्वेंट लिया है, ऊपर जो है वो गैस है। ओके, और गैस जो है वो जाके हमारे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही है, लिक्विड में डिज़ोल्व हो रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मतलब कि जितने गैस मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहे हैं, उतने ही गैस मॉलिक्यूल्स जो डिज़ोल्व हैं वो वापस से सॉल्यूशन को लीव करके अनडिज़ोल्व स्टेट में जा रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ओके, अब हमें प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे। कैसे? वेट इंक्रीज़ करके। जो पिस्टन है ऊपर, उसमें वेट इंक्रीज़ कर देंगे, तो उससे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, अगर आपके मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ कर गए
इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं वो ज़्यादा हो गए, इंक्रीज़ कर गए हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके जाके डिज़ोल्व होंगे लिक्विड में, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या है वो इंक्रीज़ करेगी। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर यही है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीज़ करती है। ओके, सो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को स्टडी किया था पहले 1800 में हेनरी ने, और हेनरीज लॉ दी थी। ठीक है, हेनरीज लॉ का ये जनरल स्टेटमेंट है जो हम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। आपको एक्चुअली में हेनरी लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे और डिफरेंट स्टेटमेंट मिलेंगे। बेसिकली जो हेनरी ने वो स्टडी किया था वो किया था अमाउंट ऑफ गैस का, जो अमाउंट ऑफ गैस की इफ़ेक्ट ऑन प्रेशर के साथ किया था। ओके, और उसका जो कंटेम्प्रेरी था डाल्टन, उसने किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस विथ पार्शियल प्रेशर। बट जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको यही स्टेटमेंट फॉलो करना है। क्या कहता है ये स्टेटमेंट? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। ओके, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है कि ये सॉल्यूशन है, ओके, और ऊपर हमारे पास दो गैसेस हैं ए और बी। ओके, ये दो गैसेस जाके हमारे जो नीचे सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व भी हो रही हैं, इसी वजह से सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, अब ए जो है उसके हम प्रेशर की बात करेंगे तो हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। आपको पता होगा पार्शियल प्रेशर मतलब कि अगर हमारे पास दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा वो होता है पार्शियल प्रेशर। ओके, तो ए का जो प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में वो होगा XA। ओके, इसी तरीके से बी का जो प्रेशर होगा वो होगा PB, और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में वो होगा XB। ओके, तो अब हेनरीज लॉ हमको बोलती है कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें गैस A की, तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस A का अबव द सॉल्यूशन, वो उतना ही ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा XA इन द सॉल्यूशन। ओके, अब अगर हम बात करते हैं बी की, तो जितना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा अबव द सॉल्यूशन PB, उतना ही ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा XB इन द सॉल्यूशन। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिनोट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है मोल फ्रैक्शन। एनसीईआरटी में आपका मोल फ्रैक्शन यूज़ हुआ है, पर एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए हम अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी हो सकता है, ओके, मोलैलिटी हो सकता है, कई बार मास में भी गिवन होगा, पर एनसीईआरटी में क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो हम मोल फ्रैक्शन ही स्टडी करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस के लिए हमने लिया मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। ओके, सो most commonly used form है हेनरीज लॉ की, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कोशिश करिए कि आप यही एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वही फॉलो करें और वही लिखें। ओके, सो अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ KH विच इज़ कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो अब हम अगर ट्राई करें ग्राफ प्लॉट करने की पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है y इक्वल्स टू mx। ओके, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो होगा आपका स्ट्रेट लाइन, और जो आपका स्लोप होगा वो KH के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है m जो होता है y इक्वल्स टू mx में वो डिनोट करता है स्लोप को। और आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमको पता है स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो y बाई एक्स क्या होगा p बाई एक्स इक्वल्स टू KH। ओके, अगर हम हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो यूनिट के लिए हम देख सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट किसके इक्वल होगी, प्रेशर के इक्वल। और प्रेशर किस किस यूनिट में होता है, बार में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, mmHg में होता है और पास्कल में होता है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया है, हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लिया है, हेनरी लॉ पढ़ लिया है, हेनरी कांस्टेंट की अब थोड़ी प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली हेनरीज कांस्टेंट से आते हैं। ओके, तो पहला है हेनरी कांस्टेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस।
इसका मतलब है कि डिफरेंट गैसेस के लिए KH जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल में कि अगर हम डिफरेंट गैसेस लें और उनका टेम्परेचर सेम रखें, दैट इज़ 293 केल्विन, तो उनकी जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग अलग है यहाँ पर। ओके जैसे हीलियम के लिए 144.97 है, हाइड्रोजन के लिए 69.16 है, इसी तरीके से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की वैल्यूज़ भी अलग हैं। तो आपका हेनरी कांस्टेंट वेरी करेगा सबसे पहले नेचर ऑफ गैस के साथ। दूसरा, जितना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतनी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? हेनरी लॉ से आपको पता है प्रेशर इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख ले तो हमारा जो हेनरी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन क्या डिनोट कर रहा है? सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। सो हेनरी कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। ओके, थर्ड इज हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा। ये कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि हमको पता है गैसेस के लिए जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, हमने स्टडी किया था अभी फैक्टर नंबर 2 में। अब हमारे पास पहली इक्वेशन में हमें पता है कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी इक्वेशन में टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपको बच्चों ये सॉल्युबिलिटी के साथ इसका वेरिएशन एंड टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो चलो आप थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई कर लेते हैं कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। ऑप्शन ए इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी इज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को आंसर करने की। सो आई होप आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 इज एट अ सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर soluble in water than helium, which of them will have a higher value of KH and why? देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वाटर में देन हीलियम। ओके, तो KH किसका ज़्यादा होगा? हमें पता है कि जो KH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के साथ, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसका KH कम। ओके, तो हाइड्रोजन की क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसका KH कम होगा, तो KH किसका ज़्यादा होगा? हीलियम का। सो योर आंसर इज हीलियम। एंड रीज़न भी आपका यही है कि एज पर हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Henry constant for that gas. Okay. Now your question number 3 is the value of Henry constant KH is greater for gases with higher solubility, greater for gases with lower solubility, constant for all gases and not related to the solubility of gases. So आप इसको खुद आंसर करने का ट्राई कीजिए। Okay, so the answer is ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ग्रेटर फॉर गैसेज विथ लोअर सॉल्युबिलिटी। सो बच्चों मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो जनरली आपके या तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं या फिर आपके प्री बोर्ड वगैरह में पूछे हैं, तो इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर आपने ये सॉल्व कर लिए मतलब आपका ये टॉपिक जो है ये 100% तैयार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ The Henry's law constant for oxygen and nitrogen at 293 Kelvin at atmospheric pressure is given as 34.86 kilobar and 76.48 kilobar respectively. Which of them is more soluble in water at 293 Kelvin? Give reason. So आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट। तो ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है 34.86 एंड नाइट्रोजन के लिए दिया है 76.48। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ देम इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। सो हमको पता है जिसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो कम किसका दिख रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन का। सो आंसर इज ऑक्सीजन इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड रीज़न इज बिकॉज ऑफ एज पर हेनरीज लॉ वी नो सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास डिफरेंट गैसेज हैं, आर्गन, CO2, फॉर्मल्डिहाइड एंड मीथेन। आपको इनके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज करना है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके,
अब हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम पहले यहाँ डिफरेंट गैसेस लिख लेते हैं और उनके KH की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। आर्गन के लिए KH इतना है, CO2 के लिए इतना है, ओके, फॉर्मल्डिहाइड के लिए इतना है एंड मीथेन के लिए इतना है। तो यहाँ पे यूनिट नहीं है तो आप एज्यूम कर लीजिए बार में है या किलो बार में है, ओके, सेम यूनिट है सबकी। अब हम सबसे पहले अरेंज करेंगे कि किसका KH सबसे ज़्यादा है। जिसका KH सबसे ज़्यादा होगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी सबसे कम होगी, ओके। सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? आर्गन का। तो 1 पे क्या आएगा? आर्गन। 2 पे क्या आएगा? CO2। 3 पे क्या आएगा? मीथेन एंड 4 पे क्या आएगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो अब आप इसी ऑर्डर में अरेंज करिए, सबसे पहले आर्गन, फिर CO2, फिर मीथेन, फिर फॉर्मल्डिहाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर C, ओके। अब ये तो हमारे MCQs थे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। अब एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हेनरीज लॉ पे, ओके। इजी है न्यूमेरिकल, बस आपको वैल्यूज़ रखनी है फॉर्मूले में, ओके। दिस इज़ योर न्यूमेरिकल। ये NCERT का आपका क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज़ 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin. ओके, तो सबसे पहले तो आप यही करना है आपको कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको फर्स्ट जो गिवन है वो है प्रेशर ऑफ CO2 एंड कितना दिया हुआ है आपको? 2.5 एटमॉस्फेयर। दूसरी चीज़ क्या गिवन है? हेनरीज कॉन्स्टेंट गिवन है 1.67 × 10⁸ पास्कल। तो आपको, क्योंकि हमें एक फॉर्मूले में रखना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनकी यूनिट सेम हो। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर यूनिट है एटमॉस्फेयर उसको पास्कल में चेंज करेंगे। तो हमको पता है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो अब हम प्रेशर को पास्कल में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2.5 × 1.013 × 10⁵ पास्कल, ओके। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ CO2। तो हम क्या करेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन से हम नंबर ऑफ मोल्स में जाएंगे, नंबर ऑफ मोल से हम मास कैलकुलेट करेंगे, ओके। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हेनरीज लॉ, P = KHX, ओके। अब यहाँ पे हमें x जो है क्योंकि कैलकुलेट करना है तो इसको इक्वेट कर देते हैं प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो आप नॉर्मल इसे डिवाइड करिए, आंसर आएगा आपका 1.5 × 10⁻³ ओके। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप नीचे जो 1.67 है उसको 1.5 एज्यूम करके कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिकली 25 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा और 1.013 को 1 एज्यूम कर लीजिए तो आपका सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। आपका मोल फ्रैक्शन आ गया CO2 का, ओके। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ओके। तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 तो कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O पता होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब हमें पता है वाटर का मोलर मास जो है वो 18 ग्राम पर मोल है और मास कहाँ से आएगा वाटर का? उसकी डेंसिटी से। आपको अगर बच्चों ध्यान में होगा या पता ही होगा, जनरल सी बात है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। तो अगर आपको वाटर का कहीं पे भी वॉल्यूम दी हो तो आप उसको डायरेक्टली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर 1000 ml दिया है या 500 ml दिया है तो आप उसे डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ओके। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब आपको एक ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि जो यहाँ पे मास है वो ग्राम में होगा, वॉल्यूम होगी वो ml में होगी, ओके। तो मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर ml इंटू 500 ml, तो ये हो गया 500 ग्राम, ओके। आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आपको 500 ml ऑफ वाटर दिया है तो उसका मास डायरेक्ट 500 ग्राम हो जाएगा। अगर आपको 1000 ml ऑफ वाटर दिया तो उसका मास डायरेक्टली 1000 ग्राम हो जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू रख दी 500 ग्राम, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए 27.78 मोल। अब हम इन मोल्स को फॉर्मूले में रख देंगे और ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.04 डिवाइडेड बाई 0.99। तो 0.99 को आप अप्रॉक्सीमेट 1 ही ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.04। अब हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होते हैं CO2 का,
तो हम यहाँ से मास ऑफ CO2 कैलकुलेट कर सकते हैं. मास ऑफ CO2 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2, एंड मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम पर मोल होता है. तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम. ओके तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, बस आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो सॉल्व हो जाएगा. ओके अब यहाँ पे एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ की. जनरली एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है. सो फर्स्ट एप्लीकेशन है सॉफ्ट ड्रिंक्स में. आपको पता है आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिसॉल्व होती है. तो हम उसको कैसे डिसॉल्व करते हैं, हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं, और प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी है आपकी ड्रिंक में वो इंक्रीज़ हो जाती है. ओके सेकंड है हाई एल्टीट्यूड्स पे. आपको पता है जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. अब वहाँ पे अगर प्रेशर कम हो गया तो जो हमारा ऑक्सीजन है ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से लोगों को एनॉक्सिया की कंडीशन हो जाती है, मतलब मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है और टायर्डनेस हो जाती है. ओके एंड थर्ड एप्लीकेशन इज़ स्कूबा डाइवर्स. जो डीप सी में डाइव करते हैं उनके जो एयर टैंक्स होते हैं उसमें जनरली वो गैसेस जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हीलियम गैस को डाइल्यूट करते हैं. रीज़न क्या है, देखिए हमें पता है जनरली हमारे जो एयर है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है, पर जो स्कूबा डाइवर्स है उसमें उनके टैंक में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम गैस को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप डीप सी में जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, है ना. अंडर वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की ज़्यादा हो जाएगी. ओके तो अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई तो आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में ज़्यादा डिसॉल्व होंगे. अब वो तो ठीक है, पर जब आप वापस से वाटर सरफेस की तरफ आएंगे तो क्या होगा, एकदम से प्रेशर जो है डिक्रीज़ करेगा, और प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो आपकी जो गैसेस डिज़ोल्व थी, जैसे नाइट्रोजन जो आपकी डिज़ोल्व हुई थी ब्लड में, वो एयर बबल्स के फॉर्म में वापस से रिलीज़ होना शुरू करेगी. ओके जिसकी वजह से एक सीवियर कंडीशन हो जाती है जो है बेंड्स. तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो उनके टैंक्स है उसमें हीलियम गैस को भी ऐड करते हैं. हीलियम गैस को ऐड करने का रीज़न यही है क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में वो कम होती है. तो अगर हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है ब्लड में, तो जब आपके जो डाइवर्स है वो वापस आएंगे और गैसेस रिलीज़ होंगी, तो नाइट्रोजन गैस अगर ब्लड में कम होगी तो वो कम रिलीज़ होगी, तो आपकी जो कंडीशन है वो अवॉइड हो सकती है. ओके सो अब ये जो क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं बहुत बार. तो फर्स्ट इज स्टेट हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ हमने पढ़ लिया है. ओके ये उसका एक पूरा स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है. राइट इट्स वन एप्लीकेशन. एग्जाम में कई बार इसकी 1 या 2 एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं, तो आप जो हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी उनमें कोई भी एक एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड. तो हमने पढ़ा है कि जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी से इन केसेस ऑफ गैस. वाई, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक. ओके second question is give reasons why aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. अच्छा क्या रीज़न हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड है. ओके कोल्ड वाटर और वार्म वाटर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है. कोल्ड में टेम्परेचर कम होगा, वार्म में टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो अब आपको पता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की वो ज़्यादा होती है. तो रीज़न यही है कि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम की वजह से जो सॉल्युबिलिटी होगी ऑक्सीजन की वाटर में वो ज़्यादा होगी. तो इसलिए जो एक्वाटिक स्पीशीज़ है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी कोल्ड वाटर में. ओके ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स. ये मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि हम हीलियम से क्यों डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है बेंड्स की जो डेवलप होती है स्कूबा डाइवर्स में, उसको अवॉइड करने के लिए हम हीलियम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन. ओके नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर योर DIY स्टूडेंट्स, दैट इज़ डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन. सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आजकल 1 मार्क क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं. तो आप ये असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड आंसर्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. ओके तो आज आपकी DIY में 2 क्वेश्चन है. वन इज़ योर असर्शन रीजनिंग टाइप एंड द सेकंड वन इज़ गैस A is more soluble in water than gas B at the same temperature. Which of the two gases will have the higher value of KH and phi?
So please try to solve these questions and write your answers in the comment section given below. Okay, so I hope you find today's lecture interesting and knowledgeable. So I am going to end my lecture with the thought of the day, that is, today is your opportunity to build the tomorrow you want. Thank you.